एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस में आज एक अगला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें है धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड को करंट कैरिंग टोरॉइड कह सकते हैं, या आप इसका एक दूसरा नाम भी होता है सिरे विहीन परिनालिका। तो कभी अगर क्वेश्चन में सिरे विहीन परिनालिका लिख के आता है तो भी आप समझ जाएं कि हम टोरॉइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में एंडलेस सोलेनॉइड। लास्ट टाइम आप लोगों ने परिनालिका के बारे में पढ़ा हुआ है। परिनालिका क्या होती है? बड़ा सिंपल सी चीज है, किसी भी कंडक्टर की बनी हुई एक स्प्रिंग, उसी को हम परिनालिका बोलते हैं। और टोरॉइड क्या होती है? तो वो जो स्प्रिंग आपको मिली, उस स्प्रिंग को ऐसा पकड़िए और पकड़ करके ऐसा फोल्ड कर दीजिए। ऐसा स्प्रिंग लंबी लंबी है, उसको पकड़ के ऐसा क्या कर दीजिए, मोड़ दीजिए, तो ऐसा वृत्ताकार बन जाएगी। बस वही चीज टोरॉइड होती है, उसी को बोलेंगे सिरे विहीन परिनालिका। और वो मेरे पास इसका एक मॉडल है। ये परिनालिका तो नहीं है, पर मैं आपको दिखा सकता हूं, ये परिनालिका जैसी है। इसको अगर मैं बीच में से यहाँ पर एक जॉइंट लगा है, अगर इसको मैं खोल दूंगा और इसको सीधा कर दूंगा पकड़ के, तो ये बिल्कुल सीधी स्प्रिंग नुमा आकृति बन जाएगी और ये परिनालिका बन जाएगी धारावाही। पर इसको पकड़ के मैंने मोड़ दिया है, तो ये बन गई है टोरॉइड। इसमें जो भी वायर है, एक तरफ से आप देखिए, इधर से ये वायर हमने लपेटना शुरू किया। एक्चुअली ये एक्चुअल टोरॉइड नहीं है, कॉपर वायर लपेटते हैं उस पर। फिर हम, आप बिल्कुल वैसा समझ लो जैसे हमने मोटरसाइकिल का या स्कूटर का एक ट्यूब ले लिया। तो ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये स्कूटर का ट्यूब है, और ट्यूब के ऊपर कॉपर की तार, हमने तांबे की तार हमने ऐसा एक तरफ से लपेटना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा, और इस पे खूब लपेटते चले गए। दूसरा सिरा तार का ये है, ये दोनों सिरों से ही हम करंट को अंदर प्रवेश करवाएंगे। इन दोनों सिरों में बैटरी लगा देंगे तो एक से करंट जाना शुरू हो जाएगी, और ऐसा गोल घूमते घूमते दूसरे से करंट बाहर आ जाएगी। तो ये टोरॉइड का एक मॉडल है, आप यूँ समझ लें। वही हमने यहाँ पर बना के रखा है, आप देख सकते हैं। ये वो ट्यूब है और इसके ऊपर ये हमने करंट वायर लपेटी है। हमने मान लिया कि जो वायर है इस पे आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट यहाँ से जाती है। तो जितने भी वायर आप देख रहे हैं, सब में कितनी करंट मिलेगी आपको? सब में तो आई करंट मिलेगी। समझ आ रही है? ये तो ये टोरॉइड है। हमें इसकी वजह से, क्योंकि करंट तो यहां भी फ्लो हो रही है, बस फर्क इतना है कि परिनालिका को हमने ऐसा फोल्ड करके गोल कर दिया है, वृत्त के आकार का बना दिया है। तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना बनेगा, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। यहां पर हम 3 लोकेशंस पर चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करेंगे। एक लोकेशन लेंगे जो कि परिनालिका के बिल्कुल बाहर की लोकेशन होगी, ये पॉइंट P, विच इज कंप्लीटली आउटसाइड द टोरॉइड। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये पॉइंट आपको कहां मिलेगा? यहां कहीं, टोरॉइड से बिल्कुल हटके, यहां बाहर, इस जगह पर। दूसरा पॉइंट जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इस जगह पर कहीं होगा। बीच में जो खाली जगह पड़ी है, यहां पर कहीं पर हम कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं मान लेता हूं, इस जगह पर कैलकुलेट करेंगे। इसको हम बोलेंगे इनसाइड, अंदर। इस टोरॉइड में ये पॉइंट कहां पड़ेगा? यहां कहीं पर, यहां कहीं पर, लेकिन अंदर पड़ेगा इसके। तीसरी लोकेशन जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करेंगे वो होगी, ये टोरॉइड बनी हुई है, इस टोरॉइड के भीतर कहीं पर भी मान सकते हैं आप। ये वो पॉइंट ले सकते हैं, ये वो पॉइंट है, इसे हम बोल सकते हैं विद इन टोरॉइड। तो ये बाहर है बिंदु, ये टोरॉइड के बीच बना रिक्त स्थान जो है वहां पर है, और ये पॉइंट कहां पर है? इस पे अगर मैं दिखाऊं तो ये जो पिंक कलर की ट्यूब आप देख रहे हैं, इसके भीतर अगर इसको हम छेद करके इसके अंदर में कहीं देखें तो वो अंदर ये पॉइंट होगा। हमें इन तीनों जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक्चुअली ये धारावाही परिनालिका ही है
और लास्ट क्लास में आपने देखा कि धारावाही प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्ष के अनुदिश होता है। अगर इसको हम पकड़ के ऐसा सीधा कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा ऐसे आएगा। ऐसा गोल कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा, इस तरह का। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी तो ऐसा वृत्ताकार हो जाएगी इस तरह से। भाई प्रणालिका जब बेटा आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे याद करिए आप, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, ऐसे अक्ष के अनुदिश। और इसी को जब आप फोल्ड कर दोगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ये भी तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो प्रणालिका इसके अंदर टोरॉइड के भीतर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं ले लेता हूं और इसी पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और, टोरॉइड में इसको हमने मान लिया टोरॉइड का सेंटर, केंद्र, और यहां से इसकी देखो, वैसे तो जब आप ध्यान से देखोगे तो टोरॉइड में दो रेडियस आपको मिलेंगे। एक रेडियस मिलेगी जो अंदर वाली सतह से डिस्टेंस होगी सेंटर की, ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, और एक डिस्टेंस होगी यहां से जो आउटर सरफेस को मिलाने से मिलेगी, दैट डिस्टेंस इज R2। समझ आ गया? ओके। अब एक डिस्टेंस हम ऐसे भी लेंगे जो ये जो इंटरनल सरफेस है अंदर वाली और जो ये बाहर की सरफेस है दोनों के मिड पॉइंट को मिला के लेंगे। ठीक है, ऐसा ये डिस्टेंस लेंगे, इसको हम बोलेंगे इसकी माध्य त्रिज्या। मान लेते हैं कि कैपिटल R क्या है, टोरॉइड की माध्य त्रिज्या है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ये माध्य त्रिज्या निकालेंगे कैसे आप? तो ये माध्य किसका है, R1 का और R2 का, इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2। माध्य ऐसे तो निकाला जाता है, दोनों इंटरनल और आउटर दोनों रेडियस को जोड़ करके और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे माध्य त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक दो चीजें हम नोट कर लें और इसके बाद हम एक एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखना स्टार्ट करते हैं। टोरॉइड जो है ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनता है। हम मैग्नेटिक बॉटलिंग में भी इसका यूज करते हैं। मैग्नेटिक बॉटलिंग क्या होती है अभी कुछ दिन पहले ही आपने स्टडी किया हुआ है। तो टोरॉइड खुद अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम टोरॉइड को सिर्फ टच कर रहे हैं, बस ज्यादा कुछ इसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज टोरॉइड की अपना पूरा का पूरा बहुत बड़ी शाखा है, ये इसकी बहुत बड़ी स्टडी है, पर हम इसको थोड़ा सा केवल पढ़ने वाले हैं, ज्यादा इसकी डिटेल नहीं लेंगे। चलिए कुछ बातें इसकी नोट कर लेते हैं। माना टोरॉइड जिसे दूसरा नाम क्या रखा हमने, सिरे विहीन परिनालिका। काहे सिरे विहीन परिनालिका? क्यों? क्योंकि जब परिनालिका ऐसे सीधी थी बिल्कुल स्प्रिंग, तो एक सिरा इधर होता था, एक सिरा इधर। अब दोनों सिरे पकड़ के हमने सब मिला दिया। अब आपको सिरे दिख रहे हैं, इसके नहीं दिख रहे, तो ये सिरे विहीन हो गई, अब सिरे नहीं रहेगा इस पे। तो माना टोरॉइड अर्थात सिरे विहीन परिनालिका की माध्य त्रिज्या कैपिटल R है। तब कैपिटल R निकालेंगे कैसे हम, R1 प्लस R2 बाई 2 से निकालेंगे, क्योंकि माध्य त्रिज्या आप मेजर नहीं कर सकते हो। नाप क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये ट्यूब के अंदर रहेगा। आप आंतरिक त्रिज्या नाप सकते हो, आप बाह्य त्रिज्या नाप सकते हो, लेकिन ट्यूब के अंदर स्केल को डाल के कैसे आप नापोगे? अगर यही हम आपको दिखाएं तो आप सेंटर से अंदर का डिस्टेंस नाप लोगे,
बाहर का डिस्टेंस भी नाप लोगे, लेकिन इसके अंदर में ऐसा छेद करके पटरी कैसे अंदर जाएगी, स्केल कैसे जाएगा, तो अंदर नहीं नाप सकते। इसलिए माध्य त्रिज्या निकालने का हमने, माध्य त्रिज्या को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, मेजर नहीं करेंगे उसको। माध्य त्रिज्या ये ले ले। क्या आप बता सकते हैं सिरे विहीन परिनालिका की लंबाई कितनी होगी? सिरे विहीन परिनालिका की लंबाई, अगर ये सिरे विहीन परिनालिका है तो इसकी लंबाई किसको कहेंगे? अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी लेंथ को हम सिरे विहीन परिनालिका की क्या बोलेंगे, लंबाई। तो ये कितनी होगी बता सकते हैं? परिधि के बराबर माध्य त्रिज्या कैपिटल आर है, तो बेटा इसकी परिधि कितनी होगी भैया, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, तो ये टोरॉइड की टोटल लेंथ हो जाएगी। अगर हम ये मान लें कि टोरॉइड में कुल फेरे कैपिटल एन लगे हैं, माना टोरॉइड में फेरों की कुल संख्या कैपिटल एन है, तब इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्या आप हमें बता सकते हैं कि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। वेरी गुड। और स्मॉल एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फेरों की कुल संख्या बटे परिनालिका की कुल लंबाई। फेरों की कुल संख्या कितनी मानी है? कैपिटल एन। परिनालिका की कुल लंबाई आपने निकाली है 2 पाई आर। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। या अगर कैपिटल एन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन आ जाएगा। और ये चीज क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस फर्क इतना है कि आज 2 पाई आर के पदों में पढ़ रहे हो आप, तो आप जानते ही हो। ठीक है, ये तो हमने परिनालिका से रिलेटेड कुछ चीजें नोट कर ली। माना तार के प्रत्येक फेरे में कितनी धारा बह रही है? आई। इसको भी नोट करिए। माना तार के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित विद्युत धारा आई है। ठीक है, अब एक एक करके बिंदुओं पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं सिरे विहीन परिनालिका के बिल्कुल बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड अगर लेंगे, अब आप बता सकते हैं देख करके मुझे, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, सेंटर से लेकर उस बिंदु तक की दूरी को हम हमेशा क्या माना करते हैं? स्मॉल आर। याद आया कुछ आपको? तो यहां से और यहां तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे? स्मॉल आर। और आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु सबसे बाहर है, उस बिंदु पर जाने के लिए आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसा है? बड़ा। देखो बेटा, कैपिटल आर तो भैया बस ये रेडियस है, और स्मॉल आर तो और बाहर जा रहे हैं हम इसके लिए। तो इस समय जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र चाहिए हमको। एम्पियर का परिपथी नियम लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप?
एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है। तो वो एम्पीरियन लूप हम कैसे बनाएंगे? यहां पर जो एम्पीरियन लूप हम बनाएंगे वो होगा वृत्ताकार एम्पीरियन लूप। और किस तरह का बनेगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। ये सिरे विहीन परिणालिका दिखाई जा रही है आपको, यहां पर पॉइंट है। हमने वृत्ताकार लूप बनाएंगे, सुइटेबल है सबसे, क्योंकि और वो कैसा बनाएंगे? इसी बिंदु P से होकर जाने वाला वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनेगा। वो वृत्ताकार एम्पीरियन लूप ऐसा ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनाएंगे? अगर यहां पर P है तो इसी के केंद्र को केंद्र मानेंगे और आप यूं समझ लें कि सेंटर मान के जैसे संकेंद्री वृत्त बना दिया जाता है। इसका सेंटर और P से जाने वाले उस वृत्ताकार एम्पीरियन लूप का सेंटर सेम होगा और ऐसा पूरा का पूरा एम्पीरियन लूप बना देंगे हम बिल्कुल इसके ऊपर। नहीं समझ में आई बात? सामने से अगर देखोगे तो कैसा, यहां पर पॉइंट है तो ऐसा ऐसा एम्पीरियन लूप बना देंगे कि अगर उस लूप में मैं चाकू रख दूंगा ना तो ये एम्पीरियन लूप बीच से फट जाएगा, कट जाएगा ये बीच से, ऐसे दो भागों में टुकड़े हो जाएंगे इसके। ऐसा एम्पीरियन लूप हमको बनाना है। दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं समझ में आया? एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा समझ आया ना आपको? कि अगर मैं चाकू उस एम्पीरियन लूप में लगा दूंगा ना तो ये पूरा का पूरा एम्पीरियन लूप बीच में से ऐसा, जिसको कहते हैं, चिर जाएगा, बीच में से सब फट जाएगा। ऐसा कटेगा नहीं है, ऐसे नहीं जाना उसको, ऐसे ले जाके यूं इस तरह से ऐसे ले आएंगे हम। ठीक है, बना देते हैं। ये एम्पीरियन लूप देखिए हमने बना दिया। समझ आया कुछ आपको? तो सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला तथा स्मॉल r त्रिज्या का संकेंद्रीय एम्पीरियन लूप बनाते हैं। ठीक है, अब ये एम्पीरियन लूप हमने बना दिया। अब इस एम्पीरियन लूप की वजह से, वैसे तो हमारी स्टेप, अगली वाली स्टेप ये होती है कि हम क्लोज इंटीग्रल B.dl कैलकुलेट करें, लेकिन हम वो सब कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देखिए, और सीधे वहीं पर चल पड़ेंगे हम। अगर हमने यहां पर ऐसा एक लूप बना दिया है, इस पे इस तरह का लूप माइंड में है, कैसा बना होगा? इसके ऊपर ऐसा मान लो जैसे एक छल्ला हमने पहना दिया है, ऐसा एक लूप है, थोड़ा दूर पे रहेगा हालांकि, ऐसा एक सर्कल, ये एम्पीरियन लूप बना दिया हमने। अब जरा गौर से सभी देखिए, हम सबसे पहले सब छोड़ छाड़ के केवल एक चीज दिखाना चाहते हैं कि उस लूप से गुजरने वाली नेट करंट कितनी होगी। ये आपको याद है नेट करंट का कैलकुलेशन? अगर एक कंडक्टर आई करंट लेके अंदर से आता है और बाहर से चला जाए लूप के, तो इससे गुजरने वाली नेट करंट कितनी? आई। लेकिन अगर एक कंडक्टर आई करंट लेके आता है और पलट के अंदर से ही निकल जाए तो इससे गुजरने वाली नेट करंट कितनी? 0। समझ आ गया? याद आ गया सभी को? ये टोरॉइड है, इसके चारों तरफ लूप बना हुआ है ऐसा। ये हमने करंट भेजी, ध्यान रखें लूप कहां है? यहां है क्या? नहीं है, यहां है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, क्योंकि लूप नहीं है हमारे पास तो वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये बाहर में लूप है, ऐसा छल्ला बना हुआ है,
ये करंट हमने यहां से भेजी और ये आपकी तरफ गई ऐसे। अब बताइए ये जो करंट ऐसा जा रही है ये लूप के अंदर है कि लूप के बाहर है? लूप कहां है? यहां है लूप। तो ये करंट लूप के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। देखो आधे बच्चे तो बाहर बोल दिए। अरे भैया ये लूप है बेटा, ये देखो ना आप, ऐसा ये लूप है। तो अगर यहां की मैं बात करूं ना तो ये लूप यहां से जा रहा है ऐसे भाई, यहां है लूप। तो ये करंट लूप के कहां है? बाहर है कि अंदर है? बाहर कहां हो गई? ये ऐसा हम आपको दिखा रहे हैं, ये लूप है, यहां बीच में इतनी टोरॉइड है। तो अब जब इसके अंदर ऐसे जाएंगे तो ये लूप के भीतर हैं हम कि बाहर हैं? अंदर हैं हम। तो नहीं समझ नहीं पाया? फिर से देखो। अच्छा देखो ध्यान से। अरे भाई आपका एक पहिया ले लो और वो पहिया पूरा यहां ऐसा है, ये लूप है। ये लूप थोड़ी, ये तो टोरॉइड है, ये लूप नहीं है। लूप का छल्ला कहां बना हुआ है? लूप का सर्कल ये है, देखो। अब इससे बड़ा तो लूप का छल्ला बना हुआ है ऐसा। अब अगर हमने ये हाथ किया तो ये हमारा हाथ उस लूप के अंदर है कि लूप कैसा बाहर है? लूप के अंदर है। समझ आ रहा है आपको? तो ये करंट जब यहां से ऐसे तार से ऐसे जाएगी तो ये लूप के अंदर है कि बाहर? अंदर है लूप के। और ये करंट पीछे से घूम के ऐसा आएगी भी फिर ऐसे। ये लूप के बाहर है कि अंदर है? ये भी अंदर है। ये समझाना चाहते हैं हम आपको। अभी भी नहीं दिमाग में आई बात? आ गया? फिर से लूप ऐसा चिपका थोड़ी है इसमें से। लूप इतनी दूर से ये ऐसा घेरा बना है, जैसा सर्कस में शेर निकलता है तो आग का गोला बनाते हैं, ऐसा मान लो कि ये, और उसके बीच में हमने ये लगा के रखा हुआ है। अब वो घेरा पूरा यहां से ऐसा जा रहा है। अब ये करंट उस लूप के भीतर है कि बाहर? भीतर है। क्यों? क्योंकि लूप तो यहां पर फैला है, ये भीतर है। ये वापस आई तो अंदर है कि बाहर है? अंदर है। फिर जाने वाली करंट लूप के अंदर है कि बाहर है? आने वाली, जाने वाली, आने वाली, जाने वाली करंट भी लूप के अंदर है और वापस आने वाली करंट भी लूप के। तो नेट करंट हो गई। इसलिए ये जो एम्पीरियन लूप बनाया हमने, हर करंट को आप देखो, यहां पर देखो, यहां से करंट ऐसा अंदर जाती है और इधर पीछे से निकल करके ऐसा बाहर आती है। फिर ये ऐसा जाती है, फिर ये ऐसा अंदर जाती है और पीछे से निकल करके ये बाहर आती है। फिर इसके अंदर जाती है ऐसे और पीछे से ऐसा निकल के यहां से बाहर आती है। बाहर आने वाली करंट और अंदर जाने वाली करंट दोनों ही लूप के कहां पर हैं? दोनों ही लूप के अंदर हैं। इसलिए अगर बाहर आने वाली करंट प्लस आई है और अंदर जाने वाली माइनस आई तो दोनों करंट मिलकर के क्या बना लेंगी? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ ये जीरो बनेंगी बल्कि ये भी जीरो बनेंगी, ये भी जीरो बनेंगी, क्योंकि बाहर आने वाली और अंदर जाने वाली हर करंट लूप के अंदर ही है। कोई करंट इस लूप के बाहर से नहीं जा रही, देखो। और अगर ऊपर जाने वाली करंट या बाहर आने वाली करंट ऐसे और फिर लौट के फिर अंदर जाने वाली करंट दोनों ही अगर लूप के अंदर हैं तो फिर नेट करंट उस लूप से गुजरने वाली कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हम सीधे सीधे सारी बातें नहीं करते हैं, नेट करंट पर ही आ जाते हैं। अब तो एम्पीरियन लूप बनाते हैं। इस एम्पीरियन लूप से घिरी नेट विद्युत धारा कितनी होगी? शून्य। अगर नेट विद्युत धारा जीरो होगी
तो जब एम्पियर का रूल आप लगाओगे, इसलिए एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम आप लगाओगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, या आप डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो सीधे सीधे, बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट। अब आप गौर से देखें बेटा, नेट करंट कितनी है लूप से गुजरने वाली? 0। तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे? 0। तो ये जब म्यू नॉट से गुणा करेगा 0 तो क्या बना लेगा? 0। पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कैसा हो गया? हो गया 0। अब अगर लेफ्ट से डीएल और कॉस थीटा उधर भेज भी दोगे तो राइट हैंड साइड कैसा है? तो ये b की वैल्यू जो आएगी वो भी कैसी आ जाएगी? तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकला कि जो ये सिरे विहीन परिनालिका है यानी कि टोरॉइड है, उसके अगर बिल्कुल बाहर आप यहां पर चले जाएंगे और यहां से एक लूप बनाएंगे तो इससे गुजरने वाली नेट करंट 0 होगी, और अगर नेट करंट ही 0 हो जाएगी तो वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही नहीं, वहां पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? शून्य। इसीलिए बीच की कोई स्टेप हमने की ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, करते भी तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता आपको? तो क्या जरूरत थी आपको करके उतनी मेहनत? सीधे सीधे हमने जब देखा कि नेट करंट 0 है तो बस सीधे यहीं पर आ गए और चुंबकीय क्षेत्र 0 आ गया। देखो, क्या ये आपको समझ में आया या मैंने बोल दिया इसलिए आप माने ले रहे हो? समझ आ गया? अब हम कहां निकालना चाहते हैं? यहां निकाल लो। विद इन द टोरॉइड हम बाद में निकालेंगे, इनसाइड निकालो पहले। सेकेंड पॉइंट, अगर अंदर रहेंगे टोरॉइड के बीच में जो जगह खाली पड़ी हुई है इस वाले स्पेस पे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा इसको गौर से देखिए। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालते हैं, सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? स्मॉल आर। तो ये डिस्टेंस अब हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर। ये डिस्टेंस पहले था स्मॉल आर, अब ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। इस बार मुझे बताइए, जो स्मॉल आर है वो टोरॉइड की माध्य त्रिज्या से कम है, ज्यादा है या उसके बराबर है? उससे कम है। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर केवल बस इतना बड़ा है और कैपिटल आर तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, सो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है। अगेन एट दिस पॉइंट वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फॉर दिस पर्पस व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बिंदु से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाना चाहिए, हमेशा की तरह। चलिए बना लेते हैं। इस बिंदु से गुजरने वाला ये वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बना दिया हमने। समझ आया? इस बिंदु का आप चाहो तो कुछ नाम दे दो। वो बिंदु P था, इसको Q कर लीजिए, और इस वाले बिंदु का नाम जो यहां पर निकालेंगे S रख देंगे। R क्यों नहीं रखा? क्योंकि R हमने रेडियस मान लिया हुआ है। ठीक है। इस पॉइंट के लिए जब हमने लूप बनाया, देखिए यहां पर फिर से वही मेन पॉइंट हम स्ट्रेस करना चाहते हैं कि क्या इस बार आपने जो लूप बनाया है इससे घिरी हुई कोई नेट करंट है? इस बार लूप कहां बना है? देखो, ये टोरॉइड है, सारी की सारी करंट फ्लो कहां हो रही है? इन तारों में। ऐसे आती है और ऐसा पीछे चली जाती है, फिर पीछे से ऐसे आती है और फिर ऐसा पीछे चली जाती है। और हमारा लूप कहां है? ये है लूप, ये ऐसा बीच में, ये लूप है। समझ आया? नहीं समझ आया? अब ये टोरॉइड है और ये लूप है भैया, देख लो गौर से। अब मुझे ये बताओ, इस लूप के भीतर, लूप पिंक वाला लूप नहीं है, वायर से जो बना है वो लूप है, उसके भीतर कितनी करंट है? पूरी करंट तो बाहर ही की बाहर है, इस लूप के भीतर तो कोई करंट ही नहीं है। समझ आ रही है आपको?
तो बस काम हो गया। फिर से इस लूप से घिरी नेट करंट कितनी, क्योंकि नेट करंट तो नेट करंट, कोई करंट ही नहीं है इसके भीतर, सारी की सारी करंट ये बाहर है, देखो लूप के यहां पर इन तारों में है, और ये सब तार कहां पर हैं, इसके बाहर है। तो इस बार तो लूप से घिरी नेट करंट जीरो होगी नहीं होगी, कोई करंट ही नहीं है ना, तो नेट करंट बनी ही नहीं फिर तो फिर वही बात आ गई यहां पर कि फिर से बिंदु Q से गुजरने वाला एम्पीरियन लूप खींचा, लेकिन इस लूप से घिरी नेट करंट कितनी है, 0 है। नोट कर लेते हैं। बिंदु Q से गुजरने वाला एक संकेंद्रीय एम्पीरियन लूप बनाया। इस लूप से घिरी नेट विद्युत धारा का मान पुनः 0 है। धाराएं एक दूसरे से कैंसिल होके 0 बनना तो दूर की बात है, लूप के भीतर करंट ही नहीं है एक भी, क्योंकि सारे तार उसके बाहर है। Therefore नेट करंट इज इक्वल टू 0। अगर नेट करंट 0 है तो फिर से हमने एम्पियर का नियम लगा दिया। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम हम लगाएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। देखो ये नेट करंट इतनी प्रभावी चीज है ना कि जब हम देख लेते हैं कि यही 0 है तो बीच की सारी स्टेप्स हमको करना ही नहीं पड़ता, फिर सीधे इसी पर आ जाते हैं और यही से बात को खत्म कर देते हैं। नेट करंट कितनी है, 0, तो ये राइट हैंड साइड का पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहां से बी को छोड़कर अगर ये दोनों जाएंगे भी उधर, कुछ भी जाएगा इधर से उधर, तो बी का मान आना कितना है, 0 ही आना है। सो बी विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने अभी तक 2 लोकेशंस देखी टोरॉइड पे। टोरॉइड के बाहर निकल के यहां खड़े हो जाओ, कहीं पर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलने वाला नहीं है। बीच वाली जगह पर ये जो रिक्त पड़ी है यहां चले जाओ, यहां पर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा। अब एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है जो कि विद इन द टोरॉइड है, अंदर इसके यहां देखना चाहते हैं क्या यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर बनेगा तो कितना बनेगा, नहीं बनेगा तो ठीक है, ना बनने देंगे फिर उसको। तो आप एक काम करें, इसे नोट कर लीजिए, फिर विद इन द टोरॉइड वाले पॉइंट पर हम आते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें प्लीज। टोरॉइड के अंदर यानी कि टोरॉइड के भीतर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए अब हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या यहां भी 0 होगा या कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और इस जगह पर अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम स्मॉल r लेंगे तो इस बार आप देख सकते हैं आपका जो स्मॉल r होगा और जो माध्य त्रिज्या टोरॉइड की है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो इन दिस कंडीशन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, सबसे पहले बिंदु S से गुजरने वाला एक वृत्ताकार संकेंद्री एम्पीरियन लूप बनाना है मुझे। देखो कैसा एम्पीरियन लूप बनेगा, ये ऐसा एम्पीरियन लूप बन जाएगा। तो इस बार का लूप कहां पर है, ये बेटा देखो बीच में देख रहे हैं आप, ये है वो एम्पीरियन लूप। चलिए इसके बारे में नोट कर लेते हैं। बिंदु S से गुजरने वाला
तथा R जो कि कैपिटल R के बराबर है त्रिज्या का एक संकेंद्रीय एम्पीरियन लूप बनाते हैं। संकेंद्रीय एम्पीरियन लूप हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके हर पॉइंट पर, अब देखो इसको देख के, इस लूप को देख के क्या लगता है, क्या इससे भी गुजरने वाली नेट करंट जीरो है? अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा सभी लोग, अगर ये लूप है तो अंदर जाने वाली जो करंट है वो लूप के अंदर है, लेकिन जब ये करंट पीछे से ऐसा बाहर आती है यहां से ऐसे, तो आप देखिए ये लूप के बाहर आ गई। आप देखो ध्यान से, ये बात समझ में आई सबको? नहीं आया? फिर देखो यहां से ऐसा करंट जा रही है, देखो गौर से, ये करंट ऐसे गई तो ये कहां पर है? लूप के अंदर की बाहर? लूप के अंदर। लेकिन पीछे से घूम के जब ये यहां से निकलती है, तो ये निकलती है तो कहां हो गई? लूप के बाहर। तो जो करंट अंदर जाती है वो लूप के अंदर है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो लूप के बाहर आ जाती है। तो अगर करंट एक ऐसे लूप के अंदर से जाए और फिर जाके बाहर से चली जाए, तो क्या अब नेट करंट जीरो हो पाएगी? इस बार नेट करंट जीरो नहीं होगी। तो फिर इस बार पूरा कैलकुलेशन आपको करके देना पड़ेगा। इस बार वो काम नहीं चलेगा कि नेट करंट जीरो है तो बी भी क्या हो गया? जीरो। आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं ना आपको? नहीं समझ में आया? चलिए, तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे। एम्पीरियन लूप बनाते हैं, बी और थीटा की सिमेट्री चेक करनी हो वैसे इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर बी कैसा होगा? सेम। सेम मतलब एक जैसा, बिल्कुल। इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा थीटा का मान भी समान है। अब समान है तो थीटा की वैल्यू है कितनी, ये हमें देखनी है। देखो अभी ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई है। हमने लिख दिया लूप के प्रत्येक बिंदु पर बी एक समान है। क्या आपको समझ आ गया? ये जो लूप है हमने बोला इसके हर पॉइंट पर, चाहे जहां देख लो जाके, आपको चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा मिलेगा। कैसे पता? सुनो गौर से मेरी बात। ये पहले क्या थी? ये पहले ये परिनालिका थी, और लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने कि परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। आज इसको गोल घुमा दिया है आपने, पर बेसिकली तो ये अभी भी क्या है? आपने घुमा दिया तो उससे क्या होता है यार? बेसिकली तो अभी भी इसको खोल दो तो बेसिकली ये क्या चीज है? परिनालिका। और परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एक जैसा। ये क्लियर हुआ? हर बिंदु पर थीटा भी एक जैसा। क्यों? उसको देखिए। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, और अगर इस पॉइंट पर हम कोई डीएल बनाएं, छोटा सा एलिमेंट ले लें ऐसा, तो डीएल भी तो ऐसा ही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और डीएल भी तो ऐसा ही है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। यहां पर आ जाइए, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे, और इस लूप का अगर छोटा सा टुकड़ा हम ले लें तो वो भी तो ऐसा ही है। भाई चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो, लूप का टुकड़ा ऐसा हो, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और लूप का ये छोटा सा एलिमेंट भी तो ऐसा ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री।
इस पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा अक्ष के अनुदिश। इस जगह पर अगर लूप का छोटा सा एलिमेंट लोगे तो वो भी कैसा, ऐसा। फिर से दोनों के बीच का कोण कितना, 0। थीटा क्या होता है, बी और डीएल के बीच का कोण। एम्पियर्स सर्किटल लॉ में थीटा क्या होता है। आप बायो-सेवर्ट के लॉ को मत देखिए, ध्यान से रखिए, देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग थोड़ा सा माइंड में तनाव है उनके कि थीटा तो डीएल और आर के बीच का कोण होता था। पर याद रखिए, दिस इज नॉट द बायो-सेवर्ट लॉ बट दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ में जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड डीएल। बी और डीएल के बीच का कोण होता है। तो आप पूरे लूप में कहीं पर भी चेक कर लो, बी और डीएल के बीच का कोण आपको सेम मिलेगा। सेम मिलने के साथ साथ कितना मिलेगा, 0 डिग्री। समान है तथा थीटा बराबर 0 डिग्री। ये बात समझ आ गई सभी को, नहीं समझ में आया, आ रहे ना सबको समझ में, ठीक है। देखिए, अच्छा जो बच्चे नहीं बोलते हैं तो उनको नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है सबको, ठीक है। देखो, हमने एक स्टेप पार कर ली, सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होता है बताएंगे आप। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कैलकुलेट करना है। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कैलकुलेट करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डीएल का फॉर्मूला बी डीएल कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री। देखो, कॉस 0 की वैल्यू 1, बी हर जगह 1 जैसा है तो कांस्टेंट है। इसको निकाल लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 1, तो फिर अब रह क्या जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल। फिर से वही चीज जो हमेशा की तरह मैं आपसे बात करता हूं, डीएल क्या है, आंसर ये एस से जाने वाला लूप बनाया है आपने, इस लूप की एक छोटी सी लेंथ है डीएल, कुछ ज्यादा नहीं है खास। लेकिन जब डीएल में क्लोज्ड इंटीग्रल लग जाएगा, इसका मतलब है उस लूप की पूरी लंबाई अब आपको लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, ठीक। ये जो लूप बनाया है आपने, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। फिलहाल इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर भी तो आपने मानी है, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों कैसे हैं यहां पर, सेम। तो इस डीएल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब है पूरे लूप की लंबाई। और पूरा लूप कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्ताकार लूप की परिधि 2 पाई आर, तो हम यहां लिख देंगे 2 पाई आर। आप चाहो स्मॉल आर लिख लो, आप चाहो कैपिटल आर लिख दो। समझ आ रही बात आपको, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल आर दोनों यहां पर कैसे हैं, आपस में बराबर है। सेकेंड स्टेप भी हमने पार कर ली, थर्ड स्टेप पार करनी है। थर्ड स्टेप पे लूप से घिरी नेट विद्युत धारा, चलिए इसका कैलकुलेशन कोई बताएगा, कोई बालक या बालिका। गालक के बारे में तो बहुत पढ़ते हैं आप, अब देखते हैं बालक बता पाते हैं कि नहीं बता पाते इसे। नेट करंट कैसे निकाली जाए, बहुत आसान तरीका है बेटा, परिनालिका वाला तरीका याद है आपको। एक फेरे में कितनी करंट है, आई। अगर 10 फेरे होंगे तो कितनी, 10 आई। और हम पहले भी ये बता चुके हैं कि इसकी नेट करंट 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब करंट जाती है तो लूप के अंदर से जाती है, और जब आती है तो लूप के बाहर हो जाती है। जाती है तो लूप के अंदर है, और जब वापस आ रही है तो लूप के बाहर है, तो कैंसिल तो नहीं हो सकती है। नेट करंट तो कुछ ना कुछ मिलेगी। कितने मिलेगी, तो हमने बड़ा आसानी से सोचा एक चक्कर में कितनी करंट आती है, आई। तो अगर हम एक काम कर लें कि ये जो लूप हमारा है ना, हम ये गिन लें कि इसमें कितने फेरे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 20 फेरे इसके अंदर आ गए तो कितनी करंट हो गई बताइए,
20 आई करंट हो गई, समझ आ गया ना। लेकिन वो तो 20 हमने बनाए, जरूर थोड़े 20 आएगा। बस मेन टर्निंग पॉइंट यही है कि फेरे कितने हैं इसके भीतर, ये पता लगाना है आपको। बता सकते हैं कोई आप मुझे कितने फेरे होंगे? 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन, वेरी गुड, इतने ही फेरे होंगे। सबसे शुरू का याद करिए, एक लंबाई में कितने फेरे माने हैं आपने? स्मॉल एन, भूल जाते हैं इतनी जल्दी तुम लोग। एक अंक लंबाई में कितने फेरे लिए हैं आपने? स्मॉल एन। तो अगर एक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं तो पूरे लूप की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे? 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन। बड़ा सिंपल है। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से 1 मीटर लंबाई में फेरे कितने लिए हैं हमने? स्मॉल एन सबसे शुरू में माना है। और इस पूरे लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर। तो अगर एक लंबाई में n फेरे हैं तो 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे? 2 पाई आर का n से गुना करवा दिया। तो टोटल फेरों की संख्या कितनी है? 2 पाई आर इंटू एन। हमें तो करंट चाहिए, लेकिन अभी तो फेरे निकल के आए हैं केवल। एक फेरे में कितनी करंट है? आई। तो इतने फेरों में कितनी करंट हो जाएगी? आई का गुना करवा देंगे हम इसी पे। नहीं समझ में बात आ रही है आपको? आ गया? ठीक। अब ये हमने थर्ड स्टेप पार कर ली। फोर्थ स्टेप पे क्या करना होता है? एम्पियर का परिपथी नियम लगा दो। अब एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम आप लगाओगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl को कैलकुलेट करके हम लाए हैं B मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और जो नेट करंट है वो कितनी आई है? 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर एन इंटू आई। समझ रहे हैं? देखो बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। और एक चीज देखिए, स्मॉल आर किसके बराबर है? तो हम चाहे तो स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर। तो ये क्या बन जाएगा? B इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल आर इंटू एन इंटू आई। आर से अगर ये आर भी आप कैंसिल कर देंगे तो B की वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। इसका मतलब है अगर टोरॉइड के भीतर आप चले जाएंगे, टोरॉइड को पंक्चर करके आप अगर भीतर में आप जाएं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? म्यू नॉट एन इंटू आई। इसको देखकर कुछ याद नहीं आई? याद आई? पिछली क्लास में परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, कितना आया था? यही आया था। और आज टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, यही आ रहा है। तो कुछ गलती नहीं है यार, सब तो सही है। टोरॉइड भी बेसिकली है क्या चीज? परिनालिका सीधी थी, बस इसको तुमने पकड़ के ऐसा गोल घुमा दिया। तो एक्चुअली ये भी धारावाही परिनालिका ही तो है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बराबर ही तो आना था उसके भीतर, अलग नहीं आ सकता। तो टोरॉइड के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन कैसे निकालोगे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। याद आ रहा है आपको? अभी हमने शुरू में सबसे डिस्कस किया था कि स्मॉल आई की स्मॉल एन का मान कैसे निकालोगे? फेरों की कुल संख्या बटे 2 पाई कैपिटल आर। और कैपिटल आर कैसे निकालोगे? क्या आप इसके भीतर पंक्चर करके नापोगे पटरी से? नहीं, कैपिटल आर का तरीका हमने आपको बता रखा है। आंतरिक त्रिज्या ले लो, बाह्य त्रिज्या ले लो, और दोनों का क्या कर लो? एवरेज निकाल लो। इस तरह से सिरे विहीन परिनालिका के भीतर, अर्थात यहां पर
कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमने कैलकुलेट किया, और ये वही वैल्यू आ गई जो धारावाही प्रणालिका के भीतर आई थी। और अब आपको भी ये महसूस हो रहा है कि फॉर्मूला वो तो आना ही चाहिए। अगर यहाँ अलग हो जाएगा तो सीधा कर देंगे तो अलग, और गोल घुमा देंगे तो अलग फॉर्मूला। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ आ गया सभी को? तो ये आज हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र यहां पर 0, यहां कहीं पर 0, इसके भीतर पंक्चर करके आप जाइए, वहां चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा। और चुंबकीय क्षेत्र हर जगह कैसा मिलेगा? एक समान बिल्कुल मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का तरीका क्या था? एक प्लस और एक माइनस प्लेट आमने सामने लगा दो, एक समान वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। उसी तरह से बताइए एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का तरीका क्या है? बहुत आसान, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने का सबसे अच्छा साधन है। बड़ी सी धारावाही प्रणालिका बना दीजिए, उसके भीतर जाके बैठ जाओ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? एक जैसा मिलेगा, और बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया टोरॉइड, और यहां से एम्पियर्स सर्किटल लॉ के जो एप्लीकेशंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो एम्पियर के परिपति नियम के अनुप्रयोग हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप जानते हैं क्या पढ़ेंगे? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दो कंडक्टर लेंगे, दोनों में धारा प्रवाहित करेंगे, कभी एक ही दिशा में तो कभी विपरीत दिशा में, और उनको समांतर रखेंगे आपस में, और जब करंट फ्लो करेंगे तो देखेंगे कि क्या होगा। करंट फ्लो करने से क्या होगा, अब ये बात हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, नहीं तो उस आर्टिकल की सीक्रेसी खत्म हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। अभी बता देंगे तो कल पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।